इनको हम बाहर बिठा देंगे, डोंट वरी, 1-to-1 कम्युनिकेशन करेंगे। बस हाथ कर दो इस तरीके से, यहाँ रखना है देन यस, और नहीं रखना है तो सारे के सारे हाथ नीचे रख दो। टीचर्स एंड प्रिंसिपल की जरूरत है यहाँ पे। They really loves you a lot. That's good. So you all are in 10th standard. 8th और 9th का क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। Congratulations कि इस बार आप लोग बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। Can we remove the mask? हाँ, क्योंकि पता पड़ जाता है ना कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो रहा है। अब हम चाहकर भी बोर नहीं हो सकते। ओके, सो थैंक्स टू ऑल पेरेंट्स कि आप लोग अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने बच्चे को, हम लोग अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट जब वक्त की बात आती है कि हम उन्हें कितना टाइम दे सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होता है कि मैं मेरे बच्चे के लिए वहाँ जाता हूँ। पीटीएम में हमें चाहते हैं, प्रिपेयर होके जाते हैं कुछ पेरेंट्स की ये कंप्लेंट होने वाली है, कुछ पेरेंट्स प्रिपेयर होके जाते हैं कि अच्छा मेरे बेटे या बेटी ने टॉप किया होगा, कुछ पेरेंट्स को ये लगता है गॉड नोस क्या होने वाला होगा, पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्कूल आके पूछना पड़ता है श्रीमती जी से बच्चा कौन सी क्लास में है, एंड दिस इज फैक्ट। ये सच है, इसमें है ना डिनाई करने वाली बात नहीं है, ये सच है, एक्चुअल है कि कुछ पेरेंट्स को स्कूल आके पूछना पड़ता है बच्चे का सेक्शन कौन सा है, क्लास कौन सा है, एंड इट्स गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो वो आए हैं। अभी जैसा कि आप लोगों के एग्जाम्स हैं, बोर्ड है, वो भी अप्रैल लास्ट वीक तक स्टार्ट होंगे, तो नॉर्मली ये होता है कि एग्जाम के प्रेशर्स को कैसे हैंडल करें, इतना स्ट्रेस है उसको कैसे हैंडल करें, बच्चे कैसे हैंडल करें, पेरेंट्स कैसे हैंडल करें। तो मुझे कोई बताएगा कि एग्जाम्स क्या होते हैं, व्हाट इज एग्जाम? कोई भी, इतने सालों से एग्जाम दे रहे हो, जो पता है, जैसा पता है, व्हाट इज एग्जाम? Okay, promotion for next class is exam. To check what we have learned in the entire year. Okay, knowledge, about the knowledge is exam. और किसको पता है what is exam? Preparation of for life. Preparation of for life. Good. Center one. Yeah. To test the grasping ability of the student. Ability of the students. Very good. Second one. Confidence. Confidence. Okay. Good. First one. To check knowledge. To check knowledge. Okay. Exam is like that process where we get to know about our knowledge, about our ability, about our efficiency, about your mental ability, about your physical ability, promotion for the next जो भी लेवल होता है उसके लिए ये एग्जाम होता है। फिर आता है कि मैम एग्जाम की वजह से स्ट्रेस होता है, तो कोई बताएगा कि व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? जब चीज़ों को समझ लेते हैं ना बहुत ही छोटी तरीके पे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और ज़्यादा इजी हो जाती है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? पेरेंट्स में से कोई बता सकते हैं? क्योंकि बच्चों के लिए शब्द थोड़ा बड़ा हो जाता है। हालांकि 3 साल का बच्चा भी कह देता है मम्मी बड़ी टेंशन हो रही है। अब वो क्यों हो रही है नहीं पता, बट मम्मी टेंशन हो रही है। मैम आप बताइए क्या होता है स्ट्रेस? मीन्स क्वेश्चंस पेपर कैसे बच्चे अटेंड करेंगे, किस तरह का क्वेश्चंस पेपर आएगा, तो उस तरह का बच्चों पे थोड़ा रहता है। ओके, ठीक है सर, आप बताइए। एग्जाम फोबिया। एग्जाम फोबिया, ओके सर आप बताइए। जी सर आप बताइए प्लीज। कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाना स्ट्रेस। कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाना स्ट्रेस। बच्चों में से कोई बताएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो आप लोगों के ऊपर होता है,
इतनी टेंशन ना कि ना सो पा रहे हैं, ना अच्छे से खा पा रहे हैं, ना बाहर कहीं जा पा रहे हैं। ज़्यादा स्ट्रेस हमारा गेम पे निकलता है, अमंगस में निकलता है। और कौन से गेम्स होते हैं बच्चों के? BTA और BTS, मतलब बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिस पे लगता है मम्मी यार आधे घंटे खेलने दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, अब मैं 1 घंटा फ़ोन देखूंगा, आप कुछ भी नहीं बोलोगे। और वो भी इतना स्ट्रेस में, मम्मी भी खुश हो जाए, वाह मेरे लाला ने 1-2 घंटे पढ़ाई की है, अभी आराम से इसको देख लेने दो। हाँ जी, लास्ट वन, चेहरा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में है बिल्कुल। व्हाट इज स्ट्रेस? किसी चीज के बारे में सोचना और उसमें अपन को समझना है कि क्या करना है। ओके हाँ, रिया मैम के आगे जो स्टूडेंट बैठे हैं, ओके, व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ टू रिएक्ट योर स्ट्रेस। एक्सप्लेन करो कि आप स्ट्रेस में हो, आपको क्या हो रहा है। लाइक अभी आपको स्ट्रेस है कि जवाब क्या दूं यार, खड़े तो कर दिया इन्होंने मुझे। हाँ, सी दिस इज स्ट्रेस। अभी जो फील हो रहा है ना, आपको क्या फील हो रहा है? स्वेटिंग आ रही है हाथों में, अजीब सा लग रहा है, यही तो है स्ट्रेस। जब किसी को कोई चीज फील करवानी है तो उस जगह पे लाके खड़ा कर दो। अभी अजीब सा फील हो रहा है, इतने सारे बैठे हैं, पीछे टीचर से आगे प्रिंसिपल मैम बैठी है, पेरेंट्स बैठे हैं, ये लोग क्या सोचेंगे। हो रही है ना बहुत सारी ऐसी घबराहट सी हो रही है, क्या होता है? ये स्ट्रेस ही होता है। एक्सपीरियंस कर लिया अभी स्ट्रेस? बैठ जाओ। हाँ जी, लास्ट वन कॉर्नर। लो ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। और आपको आखिरी बार स्ट्रेस कब हुआ था? एग्जाम्स में, लास्ट वाले जो एग्जाम्स थे दिसंबर वाले, ओके। और अभी दिस एग्जाम स्टार्ट होगा तब स्ट्रेस होगा, प्रेशर आएगा। अभी सेट है सब? ओके सही। किसी मानसिक तरह को स्ट्रेस कहा जाता है, जिसके अंदर हमें दबाव होता है कि हम किसी की आकांक्षाओं को खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, उसको स्ट्रेस। भैया इतनी देर कहाँ थे जब ये परिवार। दिस इज द हेल्दी स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ऑल्सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रेस। कहते हैं ना कि अगर आप गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा डर रखेंगे ना, तो आप कभी रैश ड्राइविंग या फिर कभी भी रफ ड्राइविंग नहीं करेंगे। तो ये वो स्ट्रेस था, पॉजिटिव स्ट्रेस। रिया मैम के आगे जो बैठे हैं बच्चे का क्या नाम है? मंदिरा का जो स्ट्रेस था दैट वाज अ नेगेटिव स्ट्रेस। समझ नहीं आ रहा था कि भैया गलत कर दिया ये तो, क्योंकि जब हम यहाँ पे आके सेशन में मैं छोटा सा मेरा जो आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल योर एग्जाम प्रेशर, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उससे हम लोग कैसे रिलैक्सेशन में आ सकते हैं। मैम कितना टाइम है मेरे पास में? 1 आवर, ओके ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 आवर के अंदर ये चीज़ क्लियर करूँ। मुझे याद है कि जब हम लोग 4th और 5th के बच्चों का सेशन लेते हैं तो आप जो हमेशा याद देखिएगा कि जो टीचर्स होते हैं वो फर्स्ट रो वालों को कभी नहीं पूछते। उनको पता है जो सबसे स्मार्टेस्ट बच्चे होंगे वो फर्स्ट रो पे बैठे होंगे, पीछे वालों को हमेशा पूछ लेते हैं। तो उसमें से एक बड़ा स्मार्ट सा बच्चा था, आगे जो बच्चा बैठा था वो हर क्वेश्चन में हाथ खड़ा कर देता था। पीछे जो बैठा था उसने कहा यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, नया था वो। तो उसने अपने पड़ोस वाले से पूछा कि यार ये कौन है जो, बोले नहीं ये बोलता तो है, इसको सब आता है, पर हम इसको पूछते हैं ना तो ये बोलता है मैं बाद में बताऊंगा। तब उसको चीज़ समझ में आई। 4th 5th क्लास के बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं, इनफ स्मार्ट, इतना स्मार्ट कि उनको पता है कि हमारी चीज़ों को, बातों को हमें कैसे करवाना है और किस तरीके से करना है। तब क्लास फिनिश हुई, टीचर गई, वो आगे आए, बोले कि यार उसका नाम था भूपेंद्र सिंह या कुछ ऐसा, बोले यार भूपी तू हर बार हाथ खड़ा कर देता है,
मैथ्स के तेरे सारे सॉल्यूशन तुझे आते हैं, मेरा लेट एडमिशन हुआ, मुझे प्लीज़ समझा देना। तो उसने कहा ठीक है, छुट्टी के बाद में जो ब्रेक होता है उसमें बात करते हैं। छुट्टी के बाद में वो अपना बैग, कॉपी, पेन सब लेके आ गया। बोले कि बूबी करवा दे। बोले देख भाई, एक ज्ञान की बात बता रहा, 4th क्लास का बच्चा। हाँ। बोले कि हाँ, सबसे आगे बैठना, हर क्वेश्चन में हाथ खड़ा करना, टीचर तुझे कभी खड़ा नहीं करेगी। नेक्स्ट डे से वो बच्चा सबसे आगे बैठा और उसने हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया। फिर वो बूबी को देख देख के स्माइल कर रहा था। मुझे वो चीज़ पता थी, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो तो मैंने उसी को खड़ा किया। तो वो जो स्ट्रेस लेवल उसका इतना हाई हुआ, जब उससे पूछा कि बोले मैम जब सब्स्टिट्यूशन लगता है और सीनियर क्लास के भैया हमारी क्लास में आते हैं तो कुछ टिप्स दे के चले जाते हैं कि अपने आप को क्लास के अंदर कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अब हमें पता पड़ गया कि फर्स्ट रो वालों से कौन पूछेगा या कौन नहीं पूछेगा। बट अब देखिए, जो यहाँ पे खड़ा है वो वहाँ से यहाँ आया। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्केलिंग करते हैं, रेटिंग करते हैं अपने टीचर्स की। टीचर्स का पर्सनैलिटी कैसा है, टीचर का कमांड कैसा है क्लास के अंदर, टीचर का नॉलेज कैसा है और टीचर कितने स्ट्रिक्ट है, वो पहले से ही फर्स्ट डे से ही स्केलिंग कर देते हैं। अगर वहाँ पे टीचर थोड़ा सा अपना स्ट्रिक्टनेस में सहूलियत बरत दे तो उस समय प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, कि बच्चों को पता पड़ जाता है, क्लास के जो राउडीज बच्चे होते हैं उनको पता है कि हाउ टू हैंडल एंड डील विद दिस टीचर। आइदर डील और हैंडल तो टीचर करता है, बट कभी कभी अक्सर गलती हो जाती है कि सामने वाले बच्चे जो होते हैं वो डील और हैंडल करने लग जाते हैं टीचर्स को। पर आप हमेशा याद रखना कि वो वहाँ थे, वहाँ से यहाँ है, तो उनको चीज़ें तो पता है, बट आप बच्चे हैं तो इस वजह से वो थोड़ा सा लेट गो कर देते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द इमोशनल एंड फिजिकल टेंशन जो होता है कि आपको कोई भी चैलेंज दिया गया, उस चैलेंज के अंदर जब आप उसके ऊपर बिल्कुल 100% नहीं दे पाते हैं, देन यू बिकम अ फ्रस्ट्रेट, यू बिकम अ नर्वस, यू बिकम अ टेंस एंड यू बिकम अ एंगर। जब ये चीज़ें सामने आती है तब इंसान का और बच्चे का स्ट्रेस लेवल हाई होने लगता है। जब आपका चैलेंज है कि आपका एग्जाम, अभी अप्रैल में आपका एग्जाम है और अभी हम लोग फरवरी में बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्टिल यू हैव 40 to 50 डेज। ठीक है, 50 to 60 डेज तो आराम से होंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, तो अभी आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बट जैसे जैसे आप लोगों के डे बाय डे कट होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे, आपका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट कवर करना है, वो करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब आप एंग्जाइटी में, आप स्ट्रेस में, प्रेशर में आते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले सर दुखता है, पेट दर्द होता है, या तो बहुत प्यास लगती है, या फिर गला सूखे हुए रहता है, या फिर ऐसा लगता है कि नींद नहीं आ रही है। मम्मी जो खाना बना रही है बरसों से वही खाना बना रही है, बट ड्यूरिंग द प्रेशर आपको उस खाने का टेस्ट आना बंद हो जाता है। आपको ये लगता है कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, बट पीछे वाला मैं भूलता जा रहा हूँ और आगे की तरफ मैं पढ़ता जा रहा हूँ। ये जो मेजर सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस को लेके, प्रेशर को लेके। कभी कभी मम्मी कहती है कि इसका बहुत पेट दुख रहा है, तब पापा कहते हैं नहीं नहीं वो एग्जाम की वजह से प्रेशर हो रहा होगा, उस वजह से। तो हम उस चीज़ को लेट गो नहीं कर सकते, स्पेशली पेरेंट्स के। अगर बच्चे का पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, आंखों में जलन हो रही है, वो सो नहीं पा रहा है, वो अच्छे से खा नहीं पा रहा है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, बार बार वो एक ही जगह पे बैठ के चीज़ों को रिपीट कर रहा है, देन यू हैव टू नोटिस कि आपका बच्चा किसी न किसी प्रेशर के अंदर है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो उसको हैंडल या डील नहीं कर पा रहा है। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हमें जाके उसको नोट करना और उससे बात करनी है। अब ये होता है कि जब इतने प्रेशर में आ गए हैं तो सिंपल सा है कि हाउ टू डील विद द प्रेशर। उससे पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि आप लोगों के कोर्स लमसम कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स बाकी होंगे, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यू हैव 60 डेज, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर मिलाओगे दैट इट बिकम्स 60 to 70, जिसमें से आपका 50% कोर्स आ रहा है। 50% ही आ रहा है मैम, 50% इनका कंप्लीट हो चुका है। देन आपके पास में चैप्टर है सिर्फ 30। ठीक है, उन 30 चैप्टर्स को आप किस तरीके से लिखते हैं? सब कौन से बच्चे हैं जो रात में 12-1 बजे तक पढ़ते हैं? बाकी के सवेरे 4 बजे या पढ़ ही नहीं रहे आप? वाह, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यू ऑल आर अवेयर कि एग्जाम आ गए, टेंशन और स्ट्रेस आ गई है हमें।
कितने सोच रहे हैं कि फर्स्ट मार्च से, होली के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे? गिव द एक्शन एंड रिएक्शन, रेस्पॉन्स दे दो। कितनों ने सोचा है कि होली के बाद स्टार्ट करेंगे? कितनों ने सोचा है कि अब शुरू करने वाले हैं पढ़ाई? प्री बोर्ड भी तो आने वाले हैं आपके, है ना? क्योंकि कितने पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं? वाह, ग्रेट। कितना पढ़ना स्टार्ट हो गए? ओके, मतलब ये होली के बाद का मुहूर्त आपने नहीं ढूंढा है, पढ़ रहे हैं। और किस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो? कोई मुझे बताएगा कि मैंने ये चैप्टर उस समय पढ़ा था और मुझे आज याद है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में सुना है? सुना है? हाँ जी, आप बताएं। बिल्कुल, हाँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसमें हम कुछ भी याद करते हैं थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी हम जो भी याद करते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म में याद रहता है। और लॉन्ग टर्म को प्रॉपर लॉन्ग टर्म बनाने के लिए क्या करना होता है? लॉन्ग टर्म बनाने के लिए रिवाइज करना पड़ता है। रिवाइज करना पड़ता है। गुड। आपकी मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपके पास ही है। अच्छा, थैंक यू। हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है कि मैंने चीज़ पढ़ी है, मुझे सिर्फ 4 से 5 मिनट तक याद रहेगी। दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैक्सिमम बच्चे शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ काम करते हैं। अगर आप रात में बैठ के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है? किसने सुना है? अच्छा, मैम ने सुना है। किसी भी स्टूडेंट ने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है? चेतन और अवचेतन मन, कॉन्शियसनेस कहाँ है, आपका माइंड कहाँ है, ये सुना होगा। मैम कहती होगी कि कहाँ दिमाग है तुम्हारा, वहाँ मन कहाँ है तुम्हारा। अभी मन तो यहाँ है, बट जैसे ही दरवाजा खुलेगा सारी मुंडियाँ घूम के उधर होगी। देखिए कौन आ गया, है ना? देखो, हाँ जी, हो गया? अब बात कर। मतलब बच्चे सच में बहुत स्वीट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम रहता है? सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ में चलेगा। जो बच्चे रात में बैठ के पढ़ते हैं, तो आप ये देखिए कि जो रात में 12 बजे 1 बजे तक बैठ के पढ़ लिए, बहुत सारे लोग ये प्रीफर करते हैं कि माइंड फ्रेश होता है, आप सवेरे बैठ के पढ़ो। सवेरे बैठ के माइंड फ्रेश आपका तब होगा जब आपने 8 से 10 घंटे की साउंड स्लीप ली। आप रात में 12 बजे सोए हो, मम्मी ने सवेरे 3:30 बजे आपको जगा दिया कि बेटा उठ, एग्जाम आए पढ़ने, तो उस समय आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। और आप भले ही 6 बजे तक भी पढ़ लिए ना, उसमें से 6 लाइन आपको पूछ लो, गारंटी आपको याद नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये लगता है कि नींद आ रही है, थकान हो रही है, नींद आ रही है, थकान हो रही है। नो डाउट मॉर्निंग में पढ़ना इज अ वेरी गुड, बट आई प्रीफर कि आप रात में पढ़ के सोइए। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपको। रात में आप पढ़ के सो गए और मॉर्निंग में जब आप पेपर को खोलोगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें मैंने रात को पढ़ी है। बट सवेरे में आप उठ के, और जिनकी हैबिट है, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू और प्रेशराइजिंग यू कि चेंजिंग योर टाइम, नो। जिस टाइम के साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ रहिए, बट मैं आपको बता रही हूँ उसके फायदे क्या है, ठीक है? जब आप रात में पढ़ के सोएंगे तो मॉर्निंग में आपको चीज़ें उसी तरीके से रिपीट होगी। इट मीन्स योर लॉन्ग टर्म मेमोरी इज अ गुड। आपका सबकॉन्शियस माइंड ने उन चीज़ों को काम करना शुरू कर दिया है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं रात में सोते समय इस तरह का थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए, तो उस थॉट प्रोसेस के साथ आप सोइए। आप भले ही रात के 10 बजे तक सो जाइए, 10 बजे पढ़ के सो जाइए, बट 8 से 10 का टाइमिंग अपनी प्रॉपर क्वालिटी टाइम को दे दीजिए कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट और इस तरीके से कवर करना है और इस तरीके से पढ़ना है। कितने बच्चे हैं जो लिख कर और याद करते हैं? गुड। देखो, ऐसे हाथ मत खड़ा करना कि पड़ोसी ने कर दिया यार, क्या सोचेंगे, मैं भी कर देता हूँ। कितने बच्चे हैं जो लिख कर याद करते हैं? ओके, कितनी बार लिखते हो बेटा? कोई भी क्वेश्चन का आंसर लर्न करना है, कितनी बार लिखते हो? जब तक वो परफेक्टली याद नहीं हो जाता। मैक्सिमम 3 to 4 टाइम। सबकॉन्शियस माइंड एक इस चीज पे ज्यादा बिलीव करता है कि इफ यू राइट एंड लर्न। जब आप बहुत छोटे थे तो आपकी किताब के ऊपर 3 वर्ड्स लिखे हुए थे, कोई बताएगा मुझे?
ABCD AIE और 1 2 3 के अलावा 3 वर्ड्स, रीड राइट एंड लर्न। पढ़ो, लिखो और सीखो। हाँ ना, मुझे तो सदियां बीत गई है वो किताबें देखे हुए, बट ये चीज आपको याद होनी चाहिए। कोई भी चीज को आप लिख कर बोल कर पढ़ेंगे तो वो चीजें गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे से याद होगी। अब मुझे बताइए कि जो चैप्टर आज आपने पढ़ा उसका रिवीजन कब करेंगे वापस? लर्न कर लिया आज का चैप्टर, नेक्स्ट उसका रिवीजन कब होगा? होता है एग्जाम से पहले, तब लगता है यार ये तो सब नया है, ये तो मैंने पढ़ा था। देखो क्या होता है ना कि मैं इतनी खुकार भी नहीं हूँ कि रेस्पॉन्स ना दिया जाए, ठीक है? सो गिव यू प्रॉपर रेस्पॉन्स ताकि पता पड़े कि किस तरीके से हमें कोप अप करना है। अगर आपने आज कोई भी चैप्टर, फर्स्ट वी टॉक अबाउट अ रिवीजन, ठीक है, देन वी टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल योर स्ट्रेस एंड योर प्रेशर। अगर आपने कोई भी चीज़ को रात को पढ़ा है, उसको प्रॉपर से लर्न किया है और मॉर्निंग में आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न होगी और आप उसका अच्छा सा परफॉर्मेंस दे सकते हो। माना कि जैसे कि आज एक चैप्टर मैंने लर्न किया है, ठीक है, उस चैप्टर को मैंने लर्न किया है तो रिवीजन का प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है? विद इन 24 आवर्स आप उस चैप्टर को वापस रिवीजन करो। एक भी कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आप लोग प्रॉपर